सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री ने तीसरे अमेरिका भारत साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन से दुनिया को संदेश दिया है कि भारत ने व्यापक स्थानीय आवश्यकताओं के बावजूद अपने वैश्विक दायित्व को निभाने में संकोच नहीं किया है। दिखाएंगे विस्तार से खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, चीन के साथ जारी विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई हर अहम जानकारी पर भी होगी निगाह। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच 2 और जलमार्गों की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी होगी। साथ ही संसद सत्र से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, इसके अलावा कोरोना के हालात पर नजर और मौसम का हाल भी। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीसरे अमेरिका भारत साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मंच से दुनिया को संदेश दिया कि भारत ने व्यापक स्थानीय आवश्यकताओं के बावजूद अपने वैश्विक दायित्व को निभाने में संकोच नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी निवेश के प्रमुख स्थल के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तीसरी सालाना समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी का हर किसी पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात एक नई सोच की मांग करते हैं, ऐसी सोच जहां विकास की रणनीति मानव केंद्रित हो, जहां हर किसी के बीच सहयोग की भावना हो। This pandemic has also shown the world that the decision on developing global supply chains should be based on not only on costs, they should also be based on trust, along with affordability of geography. Companies are now also looking for reliability and policy stability. India is the location which has all of these qualities. प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब भारत को निष्क्रिय बाजार से ग्लोबल वैल्यू चेन के बीचों बीच एक सक्रिय विनिर्माण हब में बदलना है। Atmanirbhar Bharat merges the local with global. It ensures India's strengths act as a global force multiplier. Time and again, India has shown that our goal is global good. Despite our large local needs, we did not shy away from our global responsibility. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि भारत विदेशी निवेश के लिए प्रमुख स्थल के तौर पर उभरा है। India is also becoming one of the leading attraction for foreign investment, be it America or the Gulf, be it Europe or Australia. The world believes in us. We have received over $20 billion of foreign investment flows during this year. Google, Amazon, and Mubadala Investment have announced long-term plans for India. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भरपूर अवसरों वाला देश है। The road further ahead is full of opportunities. These opportunities are in the public and private sector. They cover core economic sectors as well as the social sectors. Recent sectors that have opened include coal, mining, railways, defense, space and atomic energy. यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए काम करता है। 31 अगस्त से शुरू हुए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां है। भारत और अमेरिका को एक दूसरे के और करीब लाने में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ओर से किए जा रहे प्रयास की सराहना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
रूस ने भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। मॉस्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये बात कही। बैठक में यह भी उम्मीद जताई गई कि इसी कड़ी में भारत में अत्याधुनिक AK-203 राइफल बनाने के लिए दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रम की स्थापना पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल भी होंगे। रूस की राजधानी मॉस्को में आज दोपहर 2 बजे से शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। इस सम्मेलन में संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के तौर तरीकों समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। इससे पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसमें यह भी ध्यान दिया गया कि अगले 2 दिनों में मलक्का जल डमरू मध्य से भारतीय रूसी नौसेना द्वारा आयोजित इंद्र नौसेना अभ्यास के साथ समन्वय बना रहे। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के संदर्भ में मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम पर रूस के रक्षा मंत्री को जानकारी दी। बातचीत के दौरान रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी रक्षा सहयोग भारत के रक्षा मंत्रालय और रक्षा उद्योग के साथ मिलकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों पक्षों ने भारत में AK-203 राइफल के निर्माण के लिए उपयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए बातचीत के अगले चरण का स्वागत किया। भारत और रूस की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में आज से 2 दिवसीय इंद्र युद्धाभ्यास करेंगी। बंगाल की खाड़ी में हम्बनटोटा से मलक्का स्ट्रेट्स तक रूसी नौसेना के जहाजों के गुजरने के दौरान दोनों देशों की नौसेना पासक्स के रूप में अभ्यास करेंगी। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में लक्ष्य को भेदने का अभ्यास भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में रूसी नौसेना के हेलीकॉप्टरों के अलावा जहाज एडमिरल विनोग्रादोव, एडमिरल ट्रिब्यूट और बोरिस बुटोमा हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय नौसेना अपनी रणविजय विध्वंसक, सह्याद्री फ्रिगेट और किल्टन कार्वेट और शक्ति टैंकर के साथ ही एकीकृत हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। इंद्र युद्धाभ्यास साल 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से दोनों नौसेना का युद्धाभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जुलाई में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना की परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों के साथ भी जमकर युद्धाभ्यास किया था। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विवाद का समाधान कूटनीतिक दायरे में निकालना होगा और वो इस पक्ष को लेकर पूरी तरह से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत और चीन के संबंधों का सबसे आसान समय नहीं है। विदेश मंत्री ने अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर गुरुवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि दोनों देशों के लिए एक समझौते पर पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ दोनों देशों के लिए ही अहम नहीं है बल्कि दुनिया के लिए भी मायने रखता है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सीमा पर जो कुछ भी होता है वो आपसी संबंधों को प्रभावित करेगा और ये वास्तविकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किताब गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष से पहले लिखी थी। Today, when we look at foreign policy, we link it much more to the security of the country. We link it to economy. We are much more conscious about delivery, practical delivery, whether it is on passports or whether it's in projects outside. Much more in tune with the aspiration to project our personality. What has changed today is a understanding that strategic autonomy should not be confused with strategic ambiguity. That we need to be decisive, there will be challenges. It's not enough to debate choices. Sometimes we need to make choices. I think that sense is there much more now than it was before. भारत और चीन सीमा पर तनाव के लिए भारत ने चीन की उकसावे वाली कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने कहा है कि स्थिति सामान्य करने के लिए चीन को पुरानी यथास्थिति बहाल करनी होगी। चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हरकतों से तनाव पैदा कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। चीन के साथ जारी विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अहम जानकारी दी। भारत ने बुधवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए और रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए चीन को सेना पूरी तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार ले जानी होगी। भारत और चीन सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात को सुलझाने के लिए दोनों देश सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। दोनों देश स्थिति को जिम्मेदाराना तरीके से सुलझाने के पक्ष में हैं।
भारत चीन सीमा मसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा पर मौजूदा हालात के लिए चीन की उकसाने वाली कार्रवाई जिम्मेदार है और चीन लगातार तय सीमा का उल्लंघन करके सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है। I can say that the ground commanders are still holding discussions to resolve the situation. We reiterate the consensus reached between the two foreign ministers and special representatives that the situation in the border should be handled in a responsible manner and either side should not take any provocative action or escalate matters. It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. Now, the way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. The Indian side is firmly committed to resolving all outstanding issues through peaceful dialogue. We therefore strongly urge the Chinese side to sincerely engage the Indian side with the objective of expeditiously restoring the peace and tranquility in the border areas through complete disengagement and de-escalation in accordance with the bilateral agreements and protocols. वहीं भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच बुधवार को सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया था। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की संप्रभुता रक्षा और देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ चीनी ऐप्स की गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। Now, digital technology companies, while operating here, they have the responsibility to abide by the rules and regulations issued by relevant ministries and departments of the Government of India, and particularly those rules and regulations which pertain to data security and privacy of data. So you would have seen the announcement by METI yesterday, where they have said that the activities that these apps have engaged in are prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India, to the security of state and public order. So what I can say is that we remain open. We continue to welcome foreign direct investment in the country, including in the area of internet technology. And however, what we would like to say is companies, when they operate here, they have to operate in accordance with the regulatory framework of the Government of India. भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति पर भारत अपने मित्र देशों को भी लगातार विश्वास में ले रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रही तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना चीन के आक्रामक रुख से निपटने के साथ साथ पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारत अपनी सीमाओं पर शांति और स्थायित्व चाहता है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पिछले कुछ समय से चीन की ओर से आक्रामक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और भारत इनसे निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस उकसावे वाले प्रयासों के बावजूद भारत ने इन प्रयासों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए समुचित उपाय किए हैं। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जिसमें सामयिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा भारत समेत 5 सदस्य देशों के बीच सहयोग पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है, जिसके सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। देशों में विश्व की 42% जनसंख्या रहती है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इन देशों की 23% की हिस्सेदारी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस बैठक का आयोजन पहले ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मोबाइल क्रेच एनजीओ की ओर से जारी भारत में यंग चाइल्ड की स्थिति पर आधारित रिपोर्ट जारी करेंगे। अपने 51वें साल में प्रवेश कर रहे मोबाइल क्रेच विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति समारोह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड कार्यक्रम के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इन 131 आईपीएस के प्रोबेशनरों में 28 महिला प्रोबेशनर शामिल हैं, जिन्होंने इस अकादमी में बुनियादी पाठ्यक्रम चरण 1 के 42 हफ्ते पूरे कर लिए हैं।
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के लिखित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द करने के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध बन गया था, लेकिन दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद के बाद ये रास्ता निकाला गया है। अब अतारांकित प्रश्नों के लिखित जवाब के लिए दोनों सदनों में सांसद नोटिस दे सकते हैं। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रश्नों की सूचना देने के लिए नोटिस की अवधि में छूट दी है। इसके तहत दिन की कार्यसूची से संबंधित संसदीय पत्रों के पटल पर रखे जाने के बाद सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्नों के उत्तर को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सभापति ने नियम 39 के तहत नोटिस में ढील दी है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने भी उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। दरअसल जफर इस्लाम कोरोना संक्रमण की वजह से खुद पर्चा दाखिल करने नहीं पहुंचे थे और उनका नामांकन कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से दाखिल किया गया था। लिहाजा सीट पर दावेदारी में किसी तरह की अड़चन न हो, इसलिए दूसरा उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतारा गया। इन दोनों उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार की नाम वापसी तय मानी जा रही है, लेकिन चुनाव मैदान में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, महेश शर्मा। इन्होंने भी अंतिम दिन ही नामांकन दाखिल किया था। अगर महेश शर्मा चुनाव से नाम वापस लेते हैं तो बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत होगी, लेकिन महेश शर्मा चुनाव मैदान में बने रहे तो इस सीट के लिए 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना शाम 5 बजे से होगी। ये सीट अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। अमर सिंह का कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने गुरुवार को पावर टैरिफ पॉलिसी की एकरूपता विषय पर गहन पड़ताल की। संसदीय सौध में मेन कमेटी रूम में हुई समिति की बैठक ये करीब 2 घंटे तक चली। इसमें बिजली मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पावर सेक्टर के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ समिति ने चर्चा की। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 सांसद मौजूद थे। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत ने गुरुवार को दुनिया के अन्य देशों की सरकारों से आह्वान किया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विदेशी छात्रों के हितों का संरक्षण किया जाए। G20 के विदेश मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोगों के आवाजाही और पृथकवास में रहने की प्रक्रियाओं के लिहाज से प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाने का भी प्रस्ताव रखा। G20 के मौजूदा अध्यक्ष सऊदी अरब ने बैठक बुलाई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बातचीत कोविड-19 संकट के मद्देनजर सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रही। मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए गए सीमा पार प्रबंधन के कदमों से प्राप्त अपने देशों के अनुभवों और सीखों को एक दूसरे से साझा किया।
देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 77% से अधिक हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 30 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 68,584 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना से अधिक हो गई है। जांच, पहचान और उपचार की सरकार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर भी 1.75% है। पिछले 24 घंटों में 83,883 नए रोगी सामने आए। अब तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 38,53,407 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश रोगी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु साथ ही उत्तर प्रदेश से सामने आए। इस समय देश में 8,15,538 मरीजों का उपचार चल रहा है। बीते 24 घंटों में 1,043 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। अब तक इस संक्रमण से 67,376 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,72,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। पिछले 5 महीनों में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 23 मार्च को कोविड नमूनों की जांच के लिए केवल 160 प्रयोगशालाएं थी, जो अब बढ़कर 1,623 हो गई हैं। इनमें से 1,022 प्रयोगशालाएं सरकारी हैं, जबकि 601 निजी हैं। अब तक 4,55,09,380 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में संक्रमण की दर में भी कमी आई है और ये लगभग 8.5% हो गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 5% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि जांच, पहचान और उपचार रणनीति की कड़ाई से पालन किया गया। देश में प्रतिदिन की गई जांचों की सप्ताहवार औसत में भी काफी वृद्धि हुई है, जिससे मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि दूसरा सीरो सर्वे पूरे देश में शुरू हो चुका है। ये सर्वे 70 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे के परिणाम अगले 2 सप्ताह में सामने आएंगे। Sero survey part is the first Sero survey was done in April, May, and now the second Sero survey has started in the whole country. 70 districts, 50 districts have completed, and a few states are left. And hopefully, we should have the results of the entire Sero survey of the country, which should be available in the next 2 weeks' time. वहीं दिल्ली में गुरुवार को 2,737 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। करीब 2 महीने बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद कुल मामले 1,82,000 के पार चले गए हैं। बुधवार को 19 संक्रमितों की मौत हुई थी और 2,509 मामले आए थे। 1 सितंबर को मामलों की संख्या 2,312 थी। दिल्ली में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17,692 है, जो बुधवार को 16,502 थी। दिल्ली में 23 जून को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,947 मामले रिपोर्ट हुए थे। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 8,43,844 है। राज्य में अब तक 5,98,496 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 2 लाख से अधिक मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 2,61,98,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें 8,66,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 61,46,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 1,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 40,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,24,000 से ज्यादा मौत दर्ज हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के दौरान ऋण समाधान ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं संकल्प नीतियों का 15 सितंबर 2020 तक खुलासा कर दें। साथ ही इसके लिए मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्ज की अदायगी पर लगे मोरेटोरियम को हटने के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहकों यानी कर्ज लेने वालों का खास ख्याल रखना होगा। बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई परेशानियों का असर कर्ज लेने वाले की साख पर न पड़े। इस मौके पर बैंकों ने विश्वास दिलाया कि उनकी संकल्प नीतियां तैयार हैं और वो योग्य लेनदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वो रिजर्व बैंक की तरफ से तय की गई समय सीमा का पालन करेंगे। बैंकों की संकल्प नीतियों को आरबीआई की मदद मिल सके,
इसके लिए वित्त मंत्रालय लगातार केंद्रीय बैंक के संपर्क में है। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे उपायों के सफल परिचालन में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से छोटे कारोबारियों, बिजनेस और कंपनियों को कर्ज देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सरकार का हमेशा से ही इस पर फोकस भी रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई की लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में ये घोषणा की है कि सरकारी संस्थाओं को 45 दिनों के अंदर इस तरह के भुगतान कर देने चाहिए। इस कदम का कड़ाई से पालन भी किया जाए। इस कदम का सेक्टर को लाभ भी मिला है और उसका कड़ाई से पालन भी किया गया है। इसके अलावा उठाए गए कदमों की बात करें तो इनमें मासिक भुगतान और मासिक बकाया राशि के लिए एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रारूप बनाया गया है। मासिक भुगतान और मासिक बकाया राशि के लिए एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रारूप बनाया गया है। इसके जरिए पिछले 3 महीनों में ही मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा 6800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय में सरकार ने TREDS मंच पर ऑन बोर्डिंग के चार्ज माफ कर दिए हैं। सरकार ने मार्च 2021 तक एमएसएमई के लिए ऑन बोर्डिंग चार्ज माफ कर दिए हैं। एमएसएमई के व्यवसाय को आसान बनाने के लिए उद्यम के नए पंजीकरण के लिए मंत्रालय के पोर्टल को TREDS और GEM के साथ सहज तरीके से एकीकृत किया जा रहा है। जुलाई में नई प्रणाली शुरू होने के बाद 1 सितंबर तक करीब 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। सरकार के इन उपायों से एमएसएमई सेक्टर को समय पर भुगतान मिल पाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के अहम सेक्टर को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार देश भर में 13 नदियों के कायाकल्प पर काम कर रही है और उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के साथ एक बातचीत के दौरान कहा कि काम कावेरी कॉलिंग आंदोलन की सालगिरह के मौके पर पिछले साल नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के कायाकल्प पर पहले से ही काम किया जा रहा है। वहीं 13 नदियों में ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, लूनी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी शामिल हैं। Any new activity which is started in forest area, particularly mining, they have to give money for compensatory afforestation. But that fund was kept in fixed deposits for 15 long years because of Supreme Court order. We changed the law in 2016, and after changing the law, last year we have distributed 49,000 crore rupees to the state governments. बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में मानसून का व्यापक असर अब भी जारी है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा किनारे बने घाट पानी में करीब करीब डूब गए हैं। वहीं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रयागराज के निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात खास शख्सियत की। दादा भाई नारोजी की आज जयंती है। दादा भाई नारोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वो दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। अनेक संगठनों का निर्माण दादा भाई ने किया। 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।